बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक बड़ी खबर है और एक खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे मशरिक वस्ता के लिए और हमारे खित्ते के लिए। अब पता नहीं ये खबर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बन सकती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसका सबसे ज्यादा बोझ उठाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों पे सबसे ज्यादा महंगाई का बोझ पड़ा जब ईरान की और अमेरिका की लड़ाई हुई। किसी और मुल्क ने अपनी मसनूआत की कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई जितनी डकैती पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानियों की जेब पर मारी है। बहरहाल हो सकता है कि अब चीजें वापस हो जाएं, होनी चाहिए, मुतालबा भी करना चाहिए, लेकिन पहले डेवलपमेंट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, यहां से कहानी शुरू होती है। देखें, ये मुलाकातें हो रही थी, टेलीफोन्स हो रहे थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे ईरान के अंदर। हालांकि मेरी नजर में किसी सियासतदान को होना चाहिए था, पाकिस्तान के वजीर खारजा को या पाकिस्तान के वजीर आजम को या पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम को वहां पे मौजूद होना चाहिए था। लेकिन एक फौजी जर्नैल ने यह ड्यूटी की है जो आईनी तौर पे उनकी ड्यूटी नहीं है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब वहां पे मौजूद थे, उनके साथ मोहसिन नकवी जो उनके अपने ही एक साथी हैं, उनका भी कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है और वो अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर किया और अब उन्होंने नून लीग को भी बाहर कर दिया। जब चीजें फाइनल होने की तरफ आई तो सारों को बाहर निकाल के आसिम मुनीर साहब कल्लम कल्ला खेल गए। बहरहाल वो ईरान में पहुंचे और ये आइडिया उन्हें हो गया था कि अब ईरान मामला तय करने जा रहा है और अमेरिका की भी बस हो गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वहां से हम बात शुरू करते हैं कि हुआ क्या, मुआहदा किन चीजों पे हुआ, कौन सी चीजें पीछे रह गई हैं और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। सबसे पहले आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप कहते हैं जी कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हूं, जहां अभी हमारी सऊदी अरब के सदर मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबर अल सानी और वजीर अली अस्सवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान से जुड़े तमाम अमूर के हवाले से एक MOU, ईरान और अमन से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त पर हमारी बहुत अच्छी टेलीफोनिक कॉल हुई। एक मुआहदा उस पर बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिसकी हतमी शक्ल अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और फहरिस्त में शामिल दीगर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तय पाना बाकी है। अलग से मेरी इसराइल के वजीर आजम बीबी नेतन्याहू के साथ भी एक कॉल पर बात हुई है, जो कि इसी तरह बहुत अच्छी रही है। मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर इस वक्त बहस जारी है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। मुआहदे के बहुत से दूसरे अनासर के अलावा आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जिसके बाद उम्मीद बनी कि अब तिजारती रस्ते खुल जाएंगे, आबना हुर्मुज़ भी खुल जाएगी और जंग का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने दुनिया को बड़ी उम्मीद दी और सारे अरब ममालिक ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने, मिस्र ने, इन सब ने मिलकर कोशिश की कि किसी तरह से जंगबंदी मुस्तकिल हो जाए। अब किन शराइत के ऊपर हुई है ये तो आने वाले दिनों में जब मुआहदा होगा, चीजें सामने आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। कुछ दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए, कुछ ईरान की जानिब से किए गए, लेकिन अल जजीरा ने कुछ रिपोर्ट किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन टाइम्स ने एक खबर दी। उन्होंने कहा तवक्को है कि अमेरिका और ईरान अगले 24 घंटों के अंदर अमन मुआहदे के मुसव्वदे का ऐलान कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अतराफ के आला हुकाम ने इस तजवीज की मंजूरी दे दी है, जिस पर अब कौमी रहनुमाओं की हतमी मंजूरी का इंतजार है। इस मुआहदे का मकसद मौजूदा 6 हफ्तों की जंगबंदी को एक मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील करना है। ये जनाब वाशिंगटन टाइम्स ने यह कहा कि अब मुस्तकिल अमन मुआहदा हो जाएगा। अल जजीरा के रिपोर्टर हैं अली हाशिम। उन्होंने जो दावा किया इस मुआहदे के जो अभी तक के नकात सामने आए उस हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब के दर्ज झेल नकात इसमें शामिल हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, ईरान के मुंजमद किए गए कई अरब डॉलर्स के फंड्स फौरी तौर पर बहाल हो जाएंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा हो जाएगा और आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। नंबर 4, उन्होंने कहा जी ईरान के करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज पीछे हट जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फरीकैन के पास जौहरी मामले पर मुत्तफिक होने के लिए 30 दिन का वक्त होगा। बामी रजामंदी से इन 30 दिनों में तौसी की जा सकती है। इन 30 दिनों के दौरान आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जाएगा। ईरान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान और ओमान का बामी मामला होगा और इस सिलसिले में मस्कत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है। तो नाज़रीन, अमेरिका ने इसमें हासिल क्या किया? अगर ये मुआहदा है तो फिर तो ईरान जीत गया।
अमेरिका ने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, ईरान के टुकड़े करने थे नहीं हो पाया, ईरान की सलाहियतें खत्म करनी थी नहीं हो पाया, एटमी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात करने थे तो वो तो पहले भी हो रहे थे, जंग से पहले मुज़ाकरात ही तो चल रहे थे जिनमें से उठ के अमेरिका ने जंग कर दी। अगर उन्हीं मुज़ाकरात की मेज के ऊपर दोबारा बैठना है अमेरिका ने तो इतनी लड़ाई करने का फायदा क्या हुआ? और अगर आबनाए हुर्मुज़ ही खुलवानी थी तो वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी, और वो भी ईरान कह रहा है कि मस्कत के साथ मिलकर हम करेंगे। इसमें एक खबर आई हुई है, वो खबर मैं आप तक जरूर पहुंचा देता हूं क्योंकि ये ईरान का जो फारस न्यूज है उसने ये दावा किया है। पहले ये खबर आपको मैं बता देता हूं। ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के मामूल पर आने से मुतालिक ट्रंप का दावा झूठा है। ईरान के मुताबिक अगर बहरी जहाजों की आमदरफ्त दोबारा बढ़ जाती है तब भी आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल उसी का रहेगा, जिसमें बहरी रास्ते, औकाते कार, इजाजतनामे और गुजरने के कवानीन शामिल हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि किसी किस्म के जौहरी वादों पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दावा किया है कि अमरीकी हुकाम ने उन्हें बताया है कि ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों का मकसद बुनियादी तौर पर उनके अंदरूने मुल्क मीडिया और सियासत है, तो आप उससे मुतासिर ना हो। एक बड़ी मजे की बात जो है वो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी की है। इस्माइल बकाई, आप जानते हैं, आपने उनकी शक्ल बहुत दफा देखी है इस बीच में। उन्होंने जो एक बात की ना, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन इसके अंदर है पूरी कहानी। उन्होंने एक पुराना वाकया सुनाया। ईरान की तारीख बहुत लंबी है, मैंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की है, अभी हमने चलाई नहीं, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट्री आपको हम एक आधे दिन में, हो सकता है आज ही आपको शाम को हम दिखा दें। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि रोमियों के जहन में रोम ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था या ताकत का मरकज था, लेकिन ईरानियों ने इसका वहम चकनाचूर कर दिया था जब मार्कस जूलियस फिलिप्स उसने फारस के खिलाफ मशरिक की तरफ चढ़ाई की। तो इस मुहिम का नतीजा रोमी फतह की सूरत में नहीं निकला, बल्कि ये सासानी शराइत पर कायम होने वाले अमन पर खत्म हुआ। शहनशाह को समझौता करना ही पड़ा, यानी शहनशाह को समझौता करना ही पड़ा। ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर उनका जुमला है ना, ये है सारी कहानी कि शहनशाह को समझौता करना ही पड़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझौता करना ही पड़ा। अब ईरान की शराइत पे हुआ या अमेरिका की शराइत पे हुआ, ये तो जब मुकम्मल होगा तब पता चलेगा। लेकिन जो ईरान कह रहा है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। लेकिन चले मामला हल हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ा पंगा पड़ गया है इसराइल को। इसराइली हुकाम ने एक्सियस न्यूज को बताया कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जेर बहस मौजूदा अमन मुआहदे के बारे में शदीद फिक्रमंद है और उन्होंने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू करें। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर ट्रंप का कहना है कि कुछ लोग मुआहदा करने को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं जबकि दीगर जंग दोबारा शुरू करने के हक में है। उन्होंने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि नेतन्याहू किसी खराब मुआहदे के बारे में फिक्रमंद है। ताहम उन्होंने इसराइली वजीर आजम की हालत को कशमकश में मुब्तला करार दिया कि नेतन्याहू जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खिलाफ है, लेकिन ये उन्होंने मान लिया कि वहां पे प्रॉब्लम है जरूर। अब इसराइल का चैनल है 12, चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुआहदा इसराइल के लिए बेहतर नहीं होगा तो मैं वो मुआहदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पे ना एक बड़ा जबरदस्त तजिया आया न्यूयॉर्क टाइम्स का। उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ एक शरीक पायलट यानी को पायलट जैसा सलूक करते थे, यानी दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन अब जबकि जंग तातुल का शिकार हो चुकी है और जंग बंदी के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इसराइल को बड़ी हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यह जंग ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, उसके जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर देगी और उसके मिसाइलों का खात्मा कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यही वो 3 बड़ी चीजें थी जिसके लिए यह जंग शुरू की गई थी। नंबर 1, ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटकर अपने लोगों को वहां ले जाकर उनको इक्तदार में बैठा देना। नंबर 2, ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर देना। नंबर 3, ईरान के मिसाइलों का मुकम्मल खात्मा कर देना और ईरान को इतना कमजोर कर देना कि आइंदा वो कभी भी हमास को या हौसी जो वहां पे लड़ाई लड़ते हैं उनको या किसी भी ग्रुप को, कभी भी वो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट ना कर सके ईरान। तो ये जनाब एक टारगेट थे। टारगेट तो पूरे हुए नहीं। अब इसके बरक्स ट्रंप ने तनाजे को खत्म करने की तरफ रुख मोड़ दिया है, जिससे इसराइल पसे मंजर में चला गया है और किसी भी हतमी मुआहदे पर उसका असर रसूख बहुत महदूद हो गया, यानी इसराइल को मुंह नहीं लगा रहा। इसराइली हुकाम अब यह जानने के लिए कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, इलाकाई राब्तों और इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने पर इन्हिसार कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं, क्योंकि उसका तो सारा कुछ ही दांव पे लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ आ गई कि मैं जितना इस लड़ाई को लिंगर ऑन करूंगा, ईरान ने हार तो माननी नहीं।
इस जंग को हम जीत नहीं सकते, अपने मुल्क से इतनी दूर हम पहुंचे हुए हैं, वहां पे हमारे फौजियों की लाशें मजीद आएंगी। ईरानियों को आप जितना मर्जी मारें, वो हार तो मानते नहीं है, उनका एक रिकॉर्ड है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई, जितना टाइम गुजारूंगा उतना गंदा हो जाऊंगा। यहां से निकलते हैं, कहीं और से कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने तो यही रहना ना, उसका तो सारा कुछ दांव पे लगा हुआ था। अब उसकी चीखें निकल रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। उन्होंने अपना इमेज इस बुनियाद पर बनाया था कि ट्रंप पर उनका बेमिसाल असर रसूख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसराइल फौजी कार्रवाइयों के लिए भी अमेरिकी मंजूरी का मोहताज हो चुका है। अच्छा, इस बीच में ना नाज़रीन एक और बड़ी मजेदार चीज हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर दी जज्बाती होकर, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका नाम लेकर उन्होंने ये पोस्ट की थी, उन्होंने ही राब्ता करके कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लिहाजा डिलीट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ट्रंप ने पोस्ट क्या किया था, जरा ये देखें। पोस्ट किया, शुक्रिया सदर उर्दगान, यानी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद कोमों के अंदर लिखा कि सदर ट्रंप वो रहनुमा है जिसका दुनिया सदियों से इंतजार कर रही थी। वो सिर्फ ताकत की बातें नहीं करते, बल्कि वो खुद ताकत का पैकर है। यानी ये बातें उन्होंने तैयब उर्दगान के खाते में डाल के वो ट्वीट कर दिया। वैसे मेरे ख्याल में उनको ये बातें आसिम मुनीर साहब के या शहबाज शरीफ के खाते में डालनी चाहिए थी। ये कभी भी मना ना करते या कभी भी प्रोटेस्ट ना करते, बल्कि वो कहते कि इससे बढ़ के हम लिख देते हैं। बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई पोस्ट कर देते तो शहबाज शरीफ उसे रीपोस्ट करके उसके ऊपर मजीद जमीन आसमान के कलाबे मिला देते, या आसिम मुनीर साहब का जो ट्विटर अकाउंट नहीं है वो इन्हीं से करवा देते या कहीं और से करवा देते। लेकिन अगर इनका नाम वो लेते तो ये कभी भी मना ना करते। लेकिन वो तैयब उर्दगान है, उसके मूड का कोई पता नहीं होता। तो तैयब उर्दगान भी इसी तरह है, वहां पे तुर्की में अच्छी खासी उनकी जो है वो सूरत हाल, उनका काफी कंट्रोल है। और तैयब उर्दगान को अगर आप तुर्की के अंदर सही तरीके से स्टडी करें तो ये वो वाले तैयब उर्दगान नहीं है जो 2014, 15, 16 में थे। आज तैयब उर्दगान का जो कंट्रोल है वो बहुत सख्त कंट्रोल है, और उन्होंने जमहूरियत पे या अपोजिशन पे बड़ी सख्त पाबंदियां भी वहां पे कुछ लोगों पे लगाई हुई हैं। और वहां पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो वहां भी नहीं है। बहरहाल फिर भी तैयब उर्दगान के मूड का कोई पता नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप को यह ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्वीट इसलिए डिलीट करनी पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से तैयब उर्दगान का नाम लेकर कर तो दी, लेकिन फिर उन्होंने डिलीट करवा दी। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है, और होगी और बढ़ेगी भी। इसकी वजूहात एक तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ज्यादातर मीडिया को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। फिर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल है। फिर मरे हुए को तो और मारते हैं लोग, जो बहुत बदनाम हो जाए, जिसकी पॉलिसीज से लोग नाराज हो जाएं, फिर उसका तो इंतजार करते हैं कोई गलती करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया। मुआहिदा सामने आने की देर है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होगा, और वो आज से शुरू भी हो गया। और फौरी तौर पे एक वाकया होता है, ये व्हाइट हाउस के करीब वाशिंगटन में, डीसी में वाकया ये होता है कि जो 17 नंबर गेट है, 17वीं स्ट्रीट, उस तरफ एनडब्ल्यू और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एनडब्ल्यू पर दोपहर के वक्त अचानक एक फायरिंग का वाकया होता है, और उसमें 3 गोलियां चलती हैं व्हाइट हाउस पे, और सीक्रेट सर्विस वापस गोली चलाती है। उसके नतीजे में मुलजिम जो है वो अस्पताल पहुंच के मर जाता है। एक राहगीर को गोली लगती है और किसी ऑफिसर को चोट नहीं आई। ये वाकया रिपोर्ट हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार इस किस्म के वाकयात होने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज्यादा गिर गई है, और इन वाकयात से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को उठाया जाएगा। शक करने वाले शक भी करते हैं ना, लेकिन ये दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं। तो दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। इससे पहले जो एक वाकया हुआ फायरिंग का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उठाया गया स्टेज से और हटा दिया गया, उस वाकये के बाद जो दोबारा सर्वे आया, तो मेरा फोकस इस बात पे था कि ट्रंप की सूरत बेहतर होती है या नहीं होती। तो उससे तो सूरत बेहतर नहीं हुई थी। तो आज लोगों की थोड़ी सी तवज्जो बटी, लेकिन जो बड़ा टॉपिक है अमेरिका में, जो सबसे बड़ी बात है जो डिस्कस हो रही है कि इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका ने क्या हासिल किया, और इतनी लंबी जंग में जिसमें अरबों डॉलर झोंक दिए अमेरिका ने, इसके बदले में अमेरिका को क्या मिला। अगर एटमी मामलात पे मुज़ाकरात ही करने थे, वो तो पहले भी हो रहे थे। अगर आबनाए हुर्मुज़ को खोलना ही मिशन का आखिरी हिस्सा है, तो वो तो पहले भी खुली हुई थी। बल्कि इसमें बेहतरी तो हैरान की हो गई कि एक तो उनकी कौम इकट्ठी हो गई, दूसरा उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ जो लोगों के जज्बात थे वो भी खत्म हो गए, उन्होंने एक जंग लड़ ली, वो लोगों में मकबूल हो गए। और तीसरा, ईरान के मुंजमद असासे जो हैं वो भी अब खुल जाएंगे। और चौथा, ईरान को उम्मीद हो गई कि पाबंदियां खत्म होने के बाद वो अपनी मईशत को खड़ा कर लेंगे। तो इसमें तो ईरान फाते हो गया इस वक्त तक की सूरत हाल में।
बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। बात ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, आसिम मुनीर साहब ने वाकई इसमें बहुत मेहनत की है। ये अगर पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा करता और जमहूरी तरीके से आया हुआ कोई शख्स करता तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होती, लेकिन एक जर्नैल का ये करना, अपने हलफ से बाहर जाकर ये सारा काम करना, ये नामुनासिब तो है, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने मेहनत की है, कोशिश की है, और उसका फल ये है कि आलमी सतह पे उन्हें पजीराई मिल जाएगी। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान में कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपको लोग चूरन बेचेंगे, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, लोग आपको चूरन बेचेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक पाकिस्तान खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। ये हो सकता है आपको कर्जा ज्यादा मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, आसान शराइत पे मिल जाए, आपको दुनिया थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, ना पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा खर्च करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया चलेगा, ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक आसिम मुनीर साहब अवाम के साथ जो उन्होंने एक जिद लगाई हुई है वो जिद खत्म नहीं कर देते। अवाम की जिद है कि हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आएंगे, वो मुल्क को चलाएंगे, जबकि आसिम मुनीर साहब की जिद है कि वो अपने चुनतखब नुमाइंदों को लेकर आएंगे और उनसे मुल्क चलवाएंगे। यहां पे आके एक फड्डा पड़ गया है। आप दुनिया में जितनी मर्जी सुलह करवाएं, दुनिया में आप जितना मर्जी भाग दौड़ करें, डोनाल्ड ट्रंप आपकी जितनी मर्जी तारीफ करे, शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जितने मर्जी जूते पॉलिश करें, आप जितनी मर्जी खुशामद करें या ब्रीफ केस पे पत्थर रख के लेकर जाएं, जो मर्जी आप कर लें, आपके मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक कि आप अवाम की मंशा के खिलाफ जबरदस्ती की हुकूमत बिठाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप वापस अपनी आईनी हुदूद में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने हलफ की पासदारी नहीं करेंगे, जब तक कि आप सिविलियंस को वापस इक्तदार उनके हवाले नहीं करेंगे, अदारों पे कंट्रोल करना बंद नहीं करेंगे, मीडिया को आजाद करें, अदलिया को आजाद करें, फिर आप देखें पाकिस्तान में कैसे सरमायाकारी आती है, फिर देखें लोग कैसे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, पाकिस्तान आगे भी बढ़ सकता है। तो ये एक एपिसोड तो जरूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा हुआ? देखिए, अब होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे और पाकिस्तान के अंदर 150 रुपए पर लीटर पे होनी चाहिए। देखें, इमरान खान साहब महंगा खरीद के अगर बेच रहे थे इतना सस्ता, तो ये सस्ता खरीद के सस्ता बेच दें या उतने का ही बेच दें जितने का इमरान खान साहब बेच रहे थे। तो अब उम्मीद की जाती है, क्योंकि आलमी लेवल के ऊपर अब जंग के मामला खत्म हो गए हैं, तो ये तमाम महंगाई जो इन्होंने की है ये उसको वापस नॉर्मलाइज करेंगे। तो आज के दिन से एहतसाब शुरू हो जाएगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कि वो अवाम के लिए क्या आसानी पैदा करते हैं जो जंग के बहाने उन्होंने अवाम पे बोझ लाद दिया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।